हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार इसको हम लोग जान लेते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग नंबर सिस्टम की पूरी पढ़ाई कर चुके हैं, पॉलिनोमियल का कर चुके हैं, इनइक्वालिटी का कर चुके हैं, मॉडुलस का कर चुके हैं। ये सारे वीडियो अपलोड हो रहा है और कुछ ही दिनों में आपको सब मिल जाएगा, इसके पहले ही मिलेगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये ग्राफिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं और ये ग्राफिकल फंक्शन का यूज कहाँ कहाँ है पहले ये समझिए। ऐसे तो जो बच्चे क्लास 9 में है, 10 में है और ICSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं खास करके, या CBSE बोर्ड में भी है, तो वहाँ भी ये ग्राफ फायदा होने वाला है। लेकिन जो बच्चे क्लास 11 में हैं, 12 में हैं या इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जितना भी ग्राफ 11, 12 में पढ़ना है या आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन ग्राफ से सोचना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर पूरा पढ़ेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। और जो बच्चे क्लास 12 में हैं उसको ये ग्राफिकल फंक्शन कहाँ कहाँ काम देगा। कैलकुलस में कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व। एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व क्लास 12 में जो चैप्टर है वो बिना ग्राफ का उसका क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। और ऐसे में क्या बोला, आप अलजेब्रा बना रहे हो, ट्रिगोनोमेट्री बना रहे हो, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना रहे हो या कैलकुलस बना रहे हो, हर जगह इस ग्राफ का यूज है। और इसमें बहुत सारे ग्राफ के साथ साथ बड़े बड़े टर्म मिलेंगे जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज होता है और वहाँ समझ में नहीं आता। इसलिए हम लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और आप लोग आज ग्राफ का पहला क्लास है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफिकल फंक्शन, ठीक है। और ग्राफिकल फंक्शन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये 2 टाइप्स का होता है। ग्राफिकल फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है एल्जेब्रिक, एक एल्जेब्रिक फंक्शन, और दूसरा होता है ट्रांसकेंडेंटल। ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन, ये 2 टाइप्स के फंक्शन हैं। एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। अब एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है ये जरा देखें। देखिए यहाँ से यहाँ लाते हैं, इधर जगह है, ऐसे एरो दीजिए। देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन आते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेशनल फंक्शन। इसका रेशनल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ, पॉलिनोमियल का ग्राफ, रेशनल फंक्शन का ग्राफ। फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे इरेशनल फंक्शन का ग्राफ। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूज होता है ये ग्राफ, ठीक है। इसके बाद है एक पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन, अरे भाई बहुत कम जगहों पर इस तरीके से ग्राफ की पढ़ाई एक साथ मिलता है। इसको हल्के में आप लोग नहीं लीजिएगा, थोड़ा भारी में लीजिए। और पीस वाइज फंक्शन का पार्ट होता है, पीस वाइज फंक्शन के पार्ट है, इसके भी पार्ट है। क्या क्या पीस वाइज फंक्शन में पढ़ेंगे? मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन।
जो बच्चे इस बार क्लास 12 में अपीयर हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये भी फंक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट इंटीजर, LEAST, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। क्या पढ़ेंगे? देखना है कि इसके नीचे दिखाई पड़ेगा आप लोग को या नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ रहा है। लिस्ट इंटीजर के नीचे हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट, ये भी फंक्शन है। अब यहाँ जगह नहीं है, लेकिन पीस वाइज का ही पार्ट है। एक पार्ट और पीस वाइज का है, हम यहाँ लिख दें, यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो पीस वाइज का ही पार्ट है वो एक सिग्नम फंक्शन। आप जैसे ही क्लास 12 का कैलकुलस में कंटिन्यूटी में घुसते हो, कंटिन्यूटी चैप्टर क्लास 12 का कैलकुलस में, ये सारे फंक्शन का मैथमेटिकल और ग्राफिकल यूज है। और यही समझ में नहीं आएगा तब क्या बनाएगा? हमारे सवाल की बात कर रहे हैं, NCERT की बात कर रहे हैं। और जो बच्चे JEE मेन एडवांस का तैयारी करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन में ये सारे चीज मिलते हैं, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, कहाँ से बनेगा क्वेश्चन? तो इन समझ गया। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सारे अलजेब्रिक फंक्शन के पार्ट। अब हम लोग ट्रांससेंडेंटल फंक्शन के पार्ट्स को पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं इसमें। इसमें हम ड्रॉ करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरा है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? इधर से देखते हैं। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक। अरे बहुत मजा आएगा भाई, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो पढ़ना है ना बाबू, है? इनवर्स ट्रिगो है चैप्टर क्लास 12 में पढ़ना। उसमें ग्राफ का भी एक चैप्टर है, सब हम इसी में क्लियर कर देंगे। आपका आधा पढ़ाई इसी में आपका निकल जाएगा। और इनवर्स ट्रिगो के बाद हम लोग इसमें ज्योमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ सकते हैं, जो कि नहीं पढ़ेंगे। ये क्लास 11 में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये ट्रांससेंडेंटल फंक्शन में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन और ज्योमेट्रिक फंक्शन, ये सब का ग्राफ देखेंगे। और इसमें ये सब का ग्राफ देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। इतना ग्राफ पढ़ाएंगे तब ग्राफिकल फंक्शन खत्म होगा, लेकिन बहुत फायदा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो बच्चे 11 या 12 में हैं सारे के लिए बहुत फायदेमंद है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। मिटाएं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये ग्राफिकल फंक्शन है, मतलब फंक्शन। 12 का कैलकुलस में हम घुसते हैं तो सबसे पहला टॉपिक इसका फंक्शन ही आता है। ठीक है, और फंक्शन को कैलकुलस से RS अग्रवाल में अलग रखा गया। लेकिन पूरे कैलकुलस में जो आप क्लास 12 में स्टडी करते हैं वो क्या चीज़ का स्टडी करते हैं? फंक्शन का।
लिमिट किसका निकालते हैं? किसी फंक्शन का। कंटिन्यूटी किसका निकालते हैं? किसी फंक्शन का। डिफरेंशिएशन किसका निकालते हैं? किसी फंक्शन का। इंटीग्रेशन किसका निकालते हैं? किसी फंक्शन का। समझ रहे हैं बात को? तो सारे फंक्शन का ही तो स्टडी हम लोग कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन के बारे में अभी हम ग्राफ में जो फंक्शन यूज करने वाले हैं उसको हम समझा रहे हैं आप लोग को, आप लोग इसको समझिए। अभी हम फंक्शन का मैथमेटिकल कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ग्राफ में क्या यूज होगा वो पढ़ रहे हैं। तो फंक्शन आ जाइए, फंक्शन समझेंगे अच्छे से फंक्शन को। देखिए, अगर हम मैथ्स में बोलते हैं कि फंक्शन क्या है तो बोलेंगे यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखने का क्या मतलब यहाँ पर मैथमेटिकली है भाई, है बताइए। तो y इक्वल टू एफ एक्स को हम लोग पढ़ेंगे y इज द, क्या पढ़ेंगे, y is the function of x but y यहाँ पर क्या है? x का फंक्शन। तो x y का क्या होगा? बट यहाँ छोड़िए, y इज द फंक्शन ऑफ x, डेट इज y x का फंक्शन है, डेट इज y depends on x। y जो है x के ऊपर डिपेंड है। y इज द फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स y इज भी लिख सकते हैं, y इज डिपेंड्स ऑन x बट x इज इंडिपेंडेंट ऑन y। देखिए ये मतलब, अगर y, एक एग्जांपल हम आप लोग को देते हैं फंक्शन का। जितने भी स्टूडेंट अपने अपने घर में पढ़ रहे हैं, जितने भी अपने पापा के बच्चे हैं, तो बताइए आप अपने फादर के फंक्शन है कि फादर आपके फंक्शन है? ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो अपने पापा के फंक्शन है। सो एवरी चाइल्ड या एवरी स्टूडेंट्स इज द फंक्शन ऑफ योर गार्जियन, योर फादर, है कि नहीं? तो क्योंकि अगर गार्जियन पैसा नहीं देंगे तो आप पढ़ पाओगे? स्कूल का फीस कैसे जमा करोगे? कोचिंग का फीस कैसे जमा करोगे? तो आपके पापा आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन आप जो है अपने पापा के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ रहे बात को? तो जो जिसके ऊपर डिपेंड होता है वो उसका फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट इज द फंक्शन ऑफ योर गार्जियन बिकॉज स्टूडेंट्स डिपेंड्स ऑन द योर गार्जियन। समझ गए बात को? चलिए, तो मैथमेटिकली यहाँ लिखा गया कि y इक्वल टू एफ एक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, दैट इज y इज डिपेंड्स ऑन x। अगर y x का फंक्शन है तो y ऊपर x के ऊपर डिपेंड है, लेकिन x इज इंडिपेंडेंट ऑन y। x जो है वो y से इंडिपेंडेंट। तो इसमें y इक्वल टू एफ एक्स में ICSE बोर्ड में क्लास 8 में ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ना, और टीचर वहां पर सही से नहीं एक्सप्लेन करता है तो क्लास 8 का बच्चा मैथ्स इस टॉपिक में नहीं समझ पाता है। ये भी पढ़ना है, 8 की बात कर रहा है। तो y इक्वल टू एफ एक्स में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया।
और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, वो आपका x हो गया। x y से इंडिपेंडेंट है अगर y इक्वल टू एफ एक्स मैथमेटिकली लिखा हुआ, और कभी पलट भी तो जा सकता है। जब आपके पापा मम्मी बूढ़े पड़ जाएंगे तो पापा मम्मी आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, और आप हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। उल्टा भी हो सकता है। तो अगर हम सपोज दैट यहाँ पर हम x इक्वल टू एफ वाई लिख दें, x इक्वल टू एफ वाई लिख देंगे, अगर ऐसे मैथमेटिकली लिखा हुआ है तो इस लिखे हुए में x इज द फंक्शन ऑफ y होगा, x इज द फंक्शन ऑफ y होगा। तो x हो गया आपका यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, समझिएगा अच्छे से, ये डिपेंडेंट हो गया और y जो है आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे? देखिए थोड़ा सा कटा है, वेरिएबल लिखा हुआ। ये वेरिएबल कट रहा है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके बाहर नहीं जाना है, और y हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैथ है ना। और ऐसे भी मैं एग्जांपल दिया कि कभी आपके पापा पर, आप पापा के ऊपर डिपेंड है लेकिन बुढ़ारी में वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, तो ये तो पलट सकता है। तो x इक्वल टू एफ वाई का मतलब x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द फंक्शन ऑफ y, तो x डिपेंडेंट वेरिएबल, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस चीजों को समझ लिए आप लोग। चलिए, और हम क्या बातें बोल सकते हैं ये भी साथ साथ समझें। y इक्वल टू एफ एक्स में ये इनपुट कहलाता है। इनपुट, आप इनपुट देंगे तब तो आउटपुट निकलेगा भाई। तो इनपुट का ही दूसरा नाम है डोमेन, और जब इनपुट देंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा, आउटपुट। और आउटपुट का दूसरा नाम है यहाँ पर रेंज भी होता है। क्या होता है? रेंज होता है। ठीक है, समझे बात को कि नहीं समझे बताइए हम। आउटपुट का दूसरा नाम क्या हो गया? रेंज। इनपुट का दूसरा नाम क्या हो गया? डोमेन हो गया। ये नोट कर लिए आप लोग। चलिए अब मिटा दे इसको। फंक्शन का उतना जानकारी हम यहाँ पर ले रहे हैं। फंक्शन जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे क्लास 12 में, मेन फोकस मेरा क्या है कि बेसिक मैथ्स जो भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ने का तो कोई भी पढ़ सकता है, 9-10 के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 11-12 के लिए है, और 12 के बच्चे के लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ये बेसिक मैथ्स है। इसलिए ये पढ़ के अगर आप 12 का मैथ्स बनाते हैं बहुत फायदा करेगा, बहुत। जो 11 में है उनके लिए भी बहुत फायदेदायक है और अच्छी बात हो जाएगी। चलिए अब आप समझिए, ये पिक्चर को थोड़ा, ये समझिए एक मशीन है। मशीन, गेहूं पीसने वाला मशीन जानते हैं, वही मशीन है समझिए। इधर से गेहूं डाल रहे हैं, इनपुट को मैंने इधर से भेजा, गेहूं डाला, और यहाँ पर गेहूं पीस के इधर से हमारा आउटपुट निकलेगा तो क्या निकलेगा? आटा निकलेगा। तो क्या हुआ कि ये फंक्शन के अंदर में गया। ये जो है, जो मशीन है, फंक्शन एक मशीन है, मशीन के तरह, और इसमें इनपुट गया। ठीक है, फंक्शन मतलब ऐप,
एफ के अंदर में मान लीजिए इनपुट एक्स है, एक्स घुसा इसमें और घुस के ये वाई के रूप में क्या हुआ, निकल गया। इनपुट कुछ और डालेंगे, आउटपुट कुछ और निकलेगा, ठीक है। और जो इनपुट डालते हैं उसी का दूसरा नाम बता चुके हैं, डोमेन है, और आउटपुट का दूसरा नाम रेंज है। तो y इक्वल टू एफ एक्स में, y इक्वल टू एफ एक्स में x डोमेन है और y रेंज है, मतलब x इनपुट है, y आउटपुट है। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप पहले क्या करते हो, अगर आप धान का खेती कर रहे हो, गेहूं का खेती कर रहे हो या किसी भी चीज का कर रहे हो, उसमें पहले जाके बीज डालेंगे, आप इनपुट डाल रहे हैं जाकर, तब पौधा होता है, फिर वो फल फूल के बाहर निकलता है, वो आउटपुट हो गया। तुम 20 केजी जाके गेहूं डालते हो, लेकिन 20 ही केजी होता है क्या, गेहूं ही होता है, लेकिन ज़्यादा आउटपुट निकलता है, ठीक है। गेहूं मशीन में डालेंगे, सरसों को मशीन में डालेंगे तो वो तेल बन के, ऑयल बन के निकलेगा। तो आपने इनपुट डाला तब तो आउटपुट निकला। तो जो इनपुट होता है वो इंडिपेंडेंट है, और आउटपुट जो है वो इनपुट पर डिपेंड होता है। बहुत बार समझा चुके हैं आप, अब ज़्यादा समझाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो फंक्शन एक मशीन के तरह है। y इक्वल टू एफ एक्स का मैथमेटिकल क्या मतलब है कि y एक तरफ अकेले है और एक तरफ x के टर्म में वेरिएबल लिखा हुआ है। y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब हुआ कि y इक्वल टू समथिंग कुछ लिखा हुआ है x के टर्म में, एक तरफ y अकेले है, एक तरफ x का बहुत सारा टर्म। इसी को हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू y इज द फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पर x इनपुट है, y आउटपुट है, x का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो y तो कुछ न कुछ निकलेगा अलग अलग, और अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट हो सकता है कि नहीं, बताइए। तो y इक्वल टू एफ एक्स मतलब y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y जो होगा x के टर्म में वेरिएबल। अगर हम यहाँ पर z इक्वल टू एफ अल्फा लिख देंगे तो ये इनपुट हो जाएगा, अल्फा इज इनपुट और z इज आउटपुट है। तो z इज द फंक्शन ऑफ अल्फा, अल्फा इंडिपेंडेंट, z जो है डिपेंडेंट। इसका मतलब मैथमेटिकली हुआ कि z इक्वल टू अल्फा के टर्म में मेरा वेरिएबल होगा। हम अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 कुछ भी लिख सकते हैं। अब अल्फा का कोई भी वैल्यू पुट करो, z निकलेगा। अब यहाँ क्वेश्चन बच्चे का ये हो सकता है कि क्या सर अगर हम यहाँ z या y पुट करेंगे तो x नहीं निकलेगा क्या? निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, और निकलेगा भी तो परेशानी ज़्यादा उठाना पड़ेगा। आप x डालोगे तो आसानी से y निकलते जाएगा, अल्फा डालोगे तो z निकलते जाएगा। लेकिन अगर z डालेंगे तो ये क्वाड्रेटिक में आ गया, y का वैल्यू डालेंगे क्वाड्रेटिक में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? उसमें रियल वैल्यू दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, सॉल्व होगा लेकिन दिक्कतें होंगी। तो आसानी से क्या होगा, इनपुट डालेंगे आउटपुट निकलते गए, इसलिए इसको हम लोग ऐसे मानते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इसको कर लिए, चलिए हो गया, मिटाते हैं इसको। अब मान लिया जाए हम डाले यहाँ पर एक एग्जाम्पल लीजिए, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है और x का वैल्यू अपने मन से 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये आप इनपुट डाल रहे हैं, डॉट डॉट और भी कुछ डाल सकते। जब x इक्वल टू 0 डालेंगे, पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो y क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 है। जब x का वैल्यू माइनस 1 लेंगे तब y क्या मिलेगा, माइनस 1 प्लस 2, 2 में 1 घटा 1। तो आप देख रहे हैं अलग अलग इनपुट के लिए हमारा आउटपुट भी आ रहा है। तो ये इनपुट डालते गए, आउटपुट आसानी से मिल गया ना। तो y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है, x इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, और ये इनपुट सब क्या कहलाएगा, डोमेन। ये क्या कहलाएगा, y का वैल्यू रेंज कहलाएगा। इतना बात समझ गए?
चलिए और थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल टू 2y प्लस 5 है, कुछ भी लिख दिए, तो यहाँ पर x इज द फंक्शन ऑफ y है, यहाँ पर y का वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी रियल नंबर डालेंगे और y डालेंगे तो x आसानी से, y 0 डालिएगा तो x क्या निकलेगा, 2 इंटू 0 प्लस 5, तो 5 आया। y का वैल्यू 1 लेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 5, 7 हो गया। y का वैल्यू 2 लेंगे तो x इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5, 9 हो गया। तो इनपुट डाल दें, आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। इनपुट को डोमेन बोलेंगे और आउटपुट को रेंज बोलेंगे। कितना बात समझ गए? चलिए मिटाते हैं इसको, मिटा दें। चलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा स्लो बन रहा है, लेकिन आप लोग जो स्लो बच्चे हैं उसके लिए फायदेमंद है, जो फास्ट है वो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकता है। चलिए अब एक चीज हम लोग क्या समझेंगे थोड़ा सा ग्राफ में, कि ये डोमेन रेंज मेरा पढ़ने का कुछ मतलब था। आप जानते ही एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, जीरो। पॉजिटिव एक्स, निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, निगेटिव वाई। 12 के बच्चे अगर हैं, 11 के, ये सब जानता है। एक चीज हम समझाना चाहेंगे कि यहाँ पर हम कोई भी ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो आपसे हम डोमेन और रेंज पूछेंगे, इसलिए फंक्शन की इतना जानकारी मैंने आपको दिया जो ग्राफ में यूज होने वाला है। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग किसका वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, आप बताइए। एक्स एक्सिस पर हम लोग एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पर वाई के वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, ठीक है। तो जो अगर y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास है तो x के वैल्यू को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मीन्स x एक्सिस पर हम लोग डोमेन देखते हैं जिसको आप इनपुट बोल रहे हो, और y एक्सिस पर हम लोग आउटपुट देखेंगे जिसको हम लोग रेंज भी बोलते हैं, रेंज। और डोमेन का मतलब इनपुट है ना, इनपुट आउटपुट, समझ गए, डोमेन रेंज, ठीक है, समझ गए। तो ग्राफ ड्रॉ करते जाएंगे और साथ में ग्राफिकल हम लोग देखेंगे कि किसका डोमेन रेंज क्या होगा, और ये फंक्शन का ही चीज है, मैथमेटिकल डोमेन रेंज निकाला जाता है। लेकिन बड़े बड़े फंक्शन का आप ग्राफिकल बता पाएंगे कि क्या डोमेन रेंज। यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने का पर्पस ये भी है कि डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे, और ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के प्रिंसिपल रेंज भी वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और ग्राफ की ज़रूरत तो है ही, बिना ग्राफ का कुछ होता नहीं है। इसको देख लिए आप लोग, मिटा दें इसको। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। हम सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाबू? ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ। ये सभी हम लोग अभी बेसिक मैथ्स में ही पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ्स में ही पढ़ रहे हैं। एक लड़का कमेंट किया बेसिक का बेसिक हो रहा है। अरे भाई, तुमको मैथ्स नहीं आता है और बेसिक का बेसिक नहीं पढ़ोगे तो एक भी मैथ्स बनने वाला नहीं है। बेसिक है ये, आप पढ़ के देखो पूरा, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, नंबरिंग तो गलत सलत हो सकता है भाई,
लीनियर फंक्शन का हम लोग ग्राफ करेंगे। पॉलिनोमियल में लीनियर फंक्शन का ग्राफ करेंगे। लीनियर का मतलब आप लोग समझते हैं, सब हम बेसिक क्लास में पहले पढ़ा चुके हैं लीनियर क्या होता है। तो सबसे छोटा ग्राफ इसमें है लीनियर फंक्शन में लीनियर फंक्शन में हम लोग y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स। इसी y इक्वल टू एक्स को आपको लिख सकता है y माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसी को लिख सकता है x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझिए बेसिकली ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या चीज की जरूरत है बताइए। एक हम लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन में लीनियर का। लीनियर का मतलब होता है लाइन होता है, लीनियर का मतलब ही लाइन होता है। तो कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। आप यहाँ पर कम से कम पॉइंट लेके अगर ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमारा मकसद है ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है, लेकिन सीखना भी है कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, तब तो आप दूसरे को सिखाएंगे। तो बेसिक चीज़ यही है कि आप कोई भी को ग्राफ बना रहे हो तो उसका टेबल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, 3 भी ले लेंगे तो उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। चलिए यहाँ पर डालते हैं, आप लोग बड़े बच्चे होंगे तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 मिला। x का वैल्यू अगर -1 देंगे तो y भी क्या मिलेगा, x इक्वल टू -1 पर y इक्वल टू -1। इनपुट डालेंगे, आउटपुट देखेंगे क्या हो रहा है। x इक्वल टू अगर हम सपोज डेट 1 लेते हैं तो y भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये टेबल में ये वैल्यू हम लोग डाल देंगे। अब हम लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए इसका ग्राफ यहाँ x डैश y डैश, यहाँ पर ओरिजिन है 0 0। चलिए x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0। और ऑर्डर पेयर वगैरह समझते हैं कि नहीं, आप लोग समझते हैं ना, किसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं बोलिए। ये सब भी तो नहीं समझ में आता है बहुत को। अगर x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 3 है तो ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो ऑर्डर पेयर में ये क्या लिखाएगा है, ऑर्डर पेयर में ये लिखाएगा x, y। ऑर्डर पेयर में हमेशा पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो ये लिखेंगे 5,3, जो कि ये 5,3 एक पॉइंट के जैसा काम कर रहा है। और प्लेन में मेरा ये है x एक्सिस y एक्सिस, तो x y प्लेन में ही जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर x का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 है। अपने मन से कहीं -1 डाल लेंगे, यहाँ पर +1 डालिए। और y का वैल्यू भी वही आ रहा है -1 +1। तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 ये पॉइंट मिला। x इक्वल टू -1 पर y इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 यहाँ है और y इक्वल टू -1 यहाँ है। तो x इक्वल टू -1 पर y इक्वल टू -1, ये पॉइंट मिल गया -1, -1। अब आपके पास 2 पॉइंट है, तीसरा नहीं भी ले सकते हैं, ले भी सकते हैं। x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू +1, तो आपके पास ये 3 पॉइंट है, ये 1, 1 पॉइंट। ये एक स्केल रखेंगे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, जितना लंबा मन है उतना लंबा बनाएंगे, यही ग्राफ y इक्वल टू x का हो गया। तो आप बेसिकली जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो टेबल का यूज कर सकते हो, हैं, समझ गए। उसके बाद अब इस ग्राफ का हम लोग डोमेन और रेंज जानना चाहते हैं ग्राफ से, वो कैसे हम लोग देखेंगे ये जरा समझेंगे। तो इस ग्राफ का जो डोमेन है वो क्या होगा, डोमेन हमेशा x एक्सिस पर देखा जाता है। अच्छा, ये लाइन रुकेगा नहीं, चलते रहेगा दोनों तरफ। तो x डोमेन देखने के लिए क्या करेंगे, x एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लो और यहाँ ऊपर हम जा रहे हैं
तो हमको ग्राफ मिल रहा है, निगेटिव एक्स में आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ग्राफ इधर भी मिल रहा है, कहीं ग्राफ कटा फटा नहीं है, कंटिन्यूअस लाइन है। तो जानते हैं इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा, डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव इसका रियल नंबर हो जाए। और इसका रेंज y एक्सिस पर देखेंगे, y एक्सिस पर जहां मन करे वहां पॉइंट ले लो, इधर जाके देखो ग्राफ मिल रहा है हर जगह, इधर लो इधर भी मिल रहा है हर जगह, मतलब इसका रेंज जो है, आउटपुट जिसको बोलते हैं, ये भी y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज आसानी से बता पाए हम लोग ग्राफ को देख के, समझ में आया। इसको मिटाना है, मिटा दे। और तरीका, इस छोटे छोटे ग्राफ को जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इतना टेबल हम लोग नहीं बनाते रहते हैं भाई, और भी तरीका है, ये बेसिक तरीका है ग्राफ बनाने का, सिखाएंगे वो तरीका भी आपको सिखाएंगे कि बिना टेबल का हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते। आप एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा y इक्वल टू mx, और ये m जो है क्या है, स्लोप है। ठीक है, m क्या है, स्लोप है। और यहाँ पर एक होता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये चीजें हम थोड़े आगे जाके ये हम आपको समझाना चाहते हैं, समझाएंगे, पहले बेसिकली सीख ली। तो लीनियर फंक्शन का अब हम दूसरा ग्राफ जो बनाने जा रहे हैं, आपको मैंने कुछ भी दे दिया, चलिए सेकंड ग्राफ इसका बनाते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स का। अरे भाई टेबल कितना बनाते रहोगे, बना लो, चलो x और y दो ही पॉइंट लो, x इक्वल टू 0 पर y 0 देगा, और x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू -1 दे देगा, x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू -1, दो ही पॉइंट लीजिए और इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। एक क्लास बोर हो सकते हो तुम लोग, हर क्लास में बोर नहीं होगे। अगर किसी को आता होगा तो वो ये वीडियो स्किप कर देगा, नहीं देखेगा, नहीं आता है तो देखिए, शुरू से देखिए। तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 ये हो गया, और x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू -1 जो है, मान लो ये है, तो x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू -1 कहाँ मिला, यहाँ पर मिला, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ। आपके पास स्केल होगा, स्केल से इस दोनों पॉइंट को ऐसे हम लोग एक लाइन जितना लंबा मन होगा हम ड्रॉ कर सकते हैं। और बड़े बड़े ग्राफ बनाते हैं तो स्केल कितना आप खोजते रहिएगा, फ्री हैंड स्केच हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू -x का, जिसको हम लोग y इक्वल टू -x इधर आएगा तो क्या लिख पाएंगे, x प्लस y इक्वल टू 0 का ग्राफ। देखिए ये चीज दे दिए, आपने बना दिया, ये दे दिए, आप सोचने लग जाते हैं अरे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ है। अरे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ही ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं भाई, एक बस सेपरेट कर दे रहे हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x, एक तरफ y एक तरफ x, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। इसका डोमेन रेंज क्या होगा, बिल्कुल वही होगा, यहाँ कोई भी पॉइंट लीजिए, नीचे जाइए इधर ऊपर जाइए, आपको ग्राफ हर जगह मिल रहा है। तो इसका भी जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू रियल होगा, और इसका रेंज में कहीं भी ऊपर नीचे जाइए इधर इधर जाइए तो रेंज जो इसका होगा y बिलोंग्स टू रियल होगा। तो डोमेन रेंज इसका निकल गया, ठीक है। चलिए लिख लिए, ये मिटा देते हैं। अब हम लोग और कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
जैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन या एग्जांपल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ कर। तो अभी तो हम टेबल बना के कर रहे हैं भाई, टेबल बना रहे हैं, टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो x y पॉइंट दो बोलो, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 2 मिलेगा यहाँ पर, और x इक्वल टू 1 तो 2, 1 प्लस 2 3 मिला, 2 को पॉइंट काफ़ी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, x, x डैश, y और y डैश, ठीक है, 0 0। यहाँ पर x का मैक्सिमम वैल्यू 0 और 1 है, जबकि y का मैक्सिमम वैल्यू 2 और 3 है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है। चलिए x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 0 पर 2। तो देखो y का वैल्यू 2 है, तो भैया पूरा y एक्सिस के ऊपर x का वैल्यू 0 ही होता है, अब पूरा x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है। अपने घर में किसी दूसरे का जगह दे सकते हो नहीं, तो भाई ये x एक्सिस के ऊपर y 0, y पर x 0, तो y2 कहाँ मिलेगा, जहाँ y2 मिला वहीं x 0 हो गया, 0,2 1 पॉइंट ये मिला। और x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू 3 मिल रहा है, ये पॉइंट यहाँ मिला। अब ये यहाँ मिला, एगो यहाँ मिला, तो आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से जितना लंबा मन है खींच लो सीधा लाइन, यही ग्राफ आपका हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का, ठीक है। या इसी को इधर लाएंगे या इधर लाएंगे तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 का ग्राफ होगा। फंसाने के लिए ऐसा लिख दिया, आप ऐसा बना के तब बनाइए, ठीक है। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जितना भी लीनियर फंक्शन है, लीनियर का तुम कोई भी ग्राफ बना लो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका डोमेन और रेंज हमेशा x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही देने वाला है, इसलिए इस पर ज़्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है। तो डोमेन इसका वही देगा, बार बार एक ही चीज़ को क्या बताएं, x बिलोंग्स टू r, और रेंज जो आपका दे रहा है वो भी y बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रहा है। समझ में आई बात? चलिए, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। अब हम कुछ आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए, आप बनाइएगा, प्रैक्टिस घर में कीजिएगा। और हम लीनियर फंक्शन का अगले दिन ग्राफ करेंगे, लेकिन बिना टेबल का कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद लीनियर फंक्शन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखिए क्वेश्चन होमवर्क में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, पहला क्वेश्चन बनाना है घर में, ये होमवर्क दे रहे हैं, क्लास चल रहा है, ये मत समझिए कि ये वीडियो देखना है बंद करके सो जाना है। अरे कॉपी बना लीजिए बढ़िया से, और पूरा एकदम आपको मिलेगा वीडियो 12 का पूरा, 2024 के एग्जाम के पहले क्लास 12 का ईच एंड एवरी टॉपिक का वीडियो आपको मिलेगा, NCERT RS होगा। किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, ICSE CBSE और बिहार बोर्ड, सब देखिए इस वीडियो को, और आप अधिक से अधिक मार्क्स ला भी सकते हैं। तो पहला आपको क्वेश्चन ड्रॉ करना है, y इक्वल टू मान लो -x + 5 है,
दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको सेपरेट कर लेंगे। तीसरा है आपका 4y इक्वल टू 3x माइनस 9। चौथा क्वेश्चन है आपको माइनस x प्लस 2 और पांचवा क्वेश्चन है x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 5 क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, घर में बनाना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, लेकिन एंड में एक बार चीज़ बताएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, पूरा देखिएगा तभी तो समझ में आएगा कि क्या पढ़ाई हो रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।